हेलो दोस्तों, मैं हेमंत वागेश्वरी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि अर्थशास्त्र के अंदर जो मांग की लोच है उसको किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जा सकता है। आज हम उसी मांग की लोच के जो प्रकार हैं, कीमत लोच, आय लोच, उनके एग्जाम्पल लेंगे और उन एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट है वो 12th कक्षा के लिए आर्ट्स और कॉमर्स दोनों के लिए एक ही बुक्स होती है। तो इसलिए ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ अर्थशास्त्र के, ये 12th कक्षा के आर्ट्स और कॉमर्स दोनों विद्यार्थियों के लिए काम आएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से इन विद्यार्थियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि सभी आर्ट्स और कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र की इन क्लासों का लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है कीमत लोच का। तो कीमत लोच का पहले मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। एक वस्तु की कीमत 5 रुपए से 4 रुपए हो जाती है। यानी देखो कीमत में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। पहले थी कीमत 5 रुपए, अब उसकी कीमत कितनी हो गई, 4 रुपए, यानी कि 1 रुपए कीमत कम हो गई। जिसके कारण यानी कि कीमत में कमी होने के कारण उस वस्तु की जो मांग है वो मांग 100 यूनिट से 140 यूनिट्स यानी कि 100 इकाइयों से 140 इकाइयां हो जाती है। और हमें इसके लिए क्या करनी है, कीमत लोच ज्ञात करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मांग का नियम याद रखना बहुत जरूरी है। मांग का नियम क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग घटती है। सिंपल सी बात है, अगर वस्तु महंगी होगी तो नॉर्मल थिंकिंग में उस वस्तु की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हम एक नॉर्मल बीइंग ह्यूमन है, तो अगर कोई वस्तु सस्ती होती है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसको ज्यादा परचेज करते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको इसका फॉर्मूला बताया था। तो अपना फॉर्मूला क्या है, ईपी बराबर यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, कीमत लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मैंने आपको इसके आगे बताया था कि इनके आगे दो फॉर्मूले और निकलते हैं। तो आइए पहले उनको भी लिख लेते हैं। तो मांग का जो फॉर्मूला हो जाएगा Q1 माइनस Q0 बटा Q0 इंटू 100, और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस P0 बटा P0 इंटू 100। अभी हमें करना क्या है, कुछ नहीं, बस सिंपल सी चीजें है। यहाँ पे Q1 कितना है, Q0 कितना है, P0 कितना है, P1 कितना है, बस ये ध्यान रखना है। इतना ध्यान रखने के बाद बस आपको इन फॉर्मूलों के अंदर अपना अपना मान, यानी कि जहाँ पे P1 आता है वहाँ P1 रखना है, जहाँ P0 आता है वहाँ P0 रखना है। फिर मैथ्स के हिसाब से इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा Q1 यानी कि नई मांग, Q1 का मतलब होता है नई मांग, वो कितनी होती है, तो हमारी 100 यूनिट से 140 यूनिट्स डिमांड हो रही है। इसका मतलब 100 यूनिट्स हो गई पुरानी मांग और 140 हो गई नई मांग। तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर 140 माइनस Q0 हो गया 100 अपॉन 100 इंटू भी 100। ये 100 इसे लेकर यहाँ इंटू 100 इसे लग रहा है। याद रखना, लोच हमेशा प्रतिशत में निकाली जाती है, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसी तरह हम P वाले फॉर्मूले को भी पुट कर देते हैं। हमारी कीमत 5 रुपए से 4 रुपए हो जाती है, तो हमारी नई कीमत हो रही है 4 रुपए, यानी कि 4 माइनस 5 बटा 5 इंटू 100। ठीक है, चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं। 140 में से 100 गए तो पीछे बचे 40,
ये वाले 100 में से ये वाले 100 काट दो तो कुल मिला के क्या हो गया, मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, 40% परिवर्तन हुआ मांग में। आइए देखते हैं कीमत में कितना परिवर्तन हुआ। 4 में से 5 गए तो पीछे बचा 1। यहाँ पे क्या होता है, ये जो माइनस का 1 निकलता है ना, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका परिवर्तन लेना है, यानी कि हमें यहाँ पे इस चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है। मोस्टली क्या होता है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि मांग और कीमत में कितना परिवर्तन होता है, यानी कि डेल्टा, चेंजेज ऑफ डिमांड, इसलिए चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है आपको। तो 4 और 5 में परिवर्तन कितने का होता है, 1 का, 1/5 इंटू 100। अब 100 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 100, और वापस 100 में 5 का भाग देंगे तो 20। यानी कि मांग में चेंज हो रहा है 40% और जबकि कीमत में हो रहा है 20%। अब आपको करना क्या है, ये जो दोनों आपके छोटे छोटे आंसर आए हैं, इन दोनों आंसर को आपको मेन फॉर्मूले के अंदर रखना है। तो अपना मेन फॉर्मूला क्या है, ऊपर की तरफ है मांग में प्रतिशत परिवर्तन, वो कितना आया, 40%, तो आप ऊपर की तरफ लिखोगे 40। अब नीचे की तरफ है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो कीमत में कितना आया था, 20, तो आप नीचे की तरफ लिखोगे 20। तो 40 में जब 20 का भाग दिया तो आंसर क्या आएगा, 2, यानी कि कीमत लॉज कितनी हो गई, 2। अब इसको कैसे लिखा जाएगा या कैसे बोला जाएगा, देखिए जब कीमत की लॉज 1 आती है तो हम उसे बोलते हैं इकाई के बराबर लॉज। जब कीमत की लॉज 1 से कम आती है तो हम उसको बोलते हैं इकाई से कम लॉज। और जब कीमत की लॉज 1 से ज्यादा आती है, जैसे यहाँ पर 2 आई है, तो इसे हम बोलते हैं कीमत की लॉज इकाई से अधिक। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इकाई से अधिक लॉज, यानी यहाँ पे कीमत की जो लॉज है वो इकाई से अधिक है, यानी 1 से ज्यादा है। तो ये आपका कीमत लॉज का पूरा सॉल्यूशन। अब इसी तरह मैंने इस तरफ लिया है आय लॉज का एग्जांपल, तो आइए पहले उस एग्जांपल को पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति की आय 1000 रुपए से 1600 रुपए हो जाती है। आय कितनी हो रही है, 1000 से 1600, 600 का परिवर्तन हो रहा है, आय 600 रुपए से बढ़ रही है, जिसके कारण उसकी मांग 200 यूनिट से 250 यूनिट्स हो जाती है। यानी कि जब आय बढ़ रही है तो उसकी, यानी कि जो व्यक्ति है उसकी मांग भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका भी मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। आय और मांग में क्या होता है, धनात्मक संबंध होता है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है उसकी परचेजिंग पावर भी बढ़ती है, तो उस परचेजिंग पावर के कारण उसकी डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती है। और अगर किसी व्यक्ति की आय घटती है तो उसकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है, जिससे उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। तो हमारे इस एग्जांपल के अंदर व्यक्ति की आय बढ़ रही है, जिसके कारण उसकी डिमांड भी क्या हो रही है, 200 यूनिट से 250 यूनिट हो रही है। तो चलिए सूत्र लगाते हैं। सूत्र मैंने आपको बताया था, सूत्र वापस ये का ये रहेगा, केवल नीचे कीमत की जगह क्या लग जाएगा, आय लग जाएगा। मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा आय में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, याद रखना इन दोनों तीनों फॉर्मूलों के अंदर, तीसरा जो रैखिक लॉज है, इन तीनों के अंदर ऊपर की तरफ हमेशा मांग ही रहेगी, नीचे की तरफ आप जो वाली लॉज ज्ञात कर रहे हो उसका नाम आ जाएगा। जैसे कीमत लॉज ज्ञात कर रहे हो तो नीचे कीमत आ जाएगा, आय लॉज ज्ञात कर रहे हो तो नीचे आय आ जाएगा, और अगर रैखिक लॉज ज्ञात कर रहे हो उसमें भी कीमत आता है तो वापस नीचे की तरफ कीमत आ जाएगी। तो इसका भी वापस सेम वही फॉर्मूला, Q1 माइनस Q0 बटा Q0 इंटू 100। अब P की जगह I1 माइनस I0 बटा I0 इंटू 100। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारी Q1 Q0 कितनी है, तो 200 यूनिट्स डिमांड पहले थी,
बाद में हो गई 250, 250। तो इसका मतलब क्या हो गया, 250 है Q1 और 200 हो गई Q0। चलिए 250 माइनस 200 बटा 200 इंटू 100। इसी तरह आई को देख लेते हैं। आई होती है 1000 से 1600, तो 1000 आई पुरानी थी, नई आई कितनी है 1600, तो I1 बराबर 1600 और I0 बराबर 1000। चलिए 1600 माइनस 1000 बटा 1000 इंटू 100। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 250 में से जब 200 गए तो पीछे कितने बचे। मैं इसे ऊपर की तरफ लिख रहा हूं ताकि आपको वीडियो में आसानी से दिखे। देखिए 250 में से 200 गए तो पीछे बचे 50। ठीक है, अब 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में और 200 यहाँ पे, इसको अगर अपन काटेंगे तो 100 200 से कटेगा तो आ जाएगा 2, तो यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा 2। तो 50 में जब 2 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 25। यानी कि मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, 25%। इसी तरह चलिए आय का देखते हैं। आय 1600 से 1000 हो रही है, सॉरी 1000 से 1600 हो रही है, यानी 600 का परिवर्तन हो रहा है। तो 600 बटा, अब यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 1000 है, इसको अगर अपन काटेंगे तो 2 0 से 2 0 कट हो गए, पीछे बच गए 10, तो बटा में 10, यानी कि 1 0 से 1 0 कट। आय में हो रही है 60% चेंजेस। तो वापस देखिए, अपनी मांग में हो रही है चेंजेस 25%, जबकि आय में हो रही है 60%। तो अब हम इन दोनों को 25% को और 60% को हमारे मेन फॉर्मूले में डालते हैं। तो मांग में हो रहा है 25% चेंज और आय में हो रहा है कितना, आपका 60% चेंज। तो जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा लगभग 0.40। उत्तर क्या आ जाएगा, 0.40। ये 0.40 या 0.40 1 से कम है, तो यहां लॉज कौन सी कहलाएगी, यहां आय की लॉज इकाई से कम है। तो दोस्तों इस प्रकार से कीमत लॉज और आय लॉज के फॉर्मूलों की सहायता से इनके क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है। ऐसे एग्जांपल्स आप मन से भी घर पे बना के ट्राई कर सकते हो। यदि आपको इसमें कुछ दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आसानी से पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो में लाइक कीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, ये अर्थशास्त्र 12th कक्षा में कॉमर्स और आर्ट्स दोनों में काम आता है। प्लस आप जब फर्स्ट ईयर की पढ़ाई भी करोगे तब भी इसके कई टॉपिक्स और पॉइंट्स हैं जो आपके फर्स्ट ईयर के अंदर भी काम आएंगे, यानी कि कॉलेज की क्लासों के अंदर भी काम आएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।